एला, नॉर्थहैम्पटन, 20 मई 2008। जिस रात उसका पति घर नहीं लौटा, उस रात एला के सपनों में बेली डांसर और दरवेश घूम रहे थे। पांडुलिपि पर सिर टिकाए हुआ देख रही थी कि खुरदरे चेहरे वाले योद्धा सड़क किनारे एक सराय में भोजन कर रहे हैं। उनकी थालियां स्वादिष्ट पाई और मिठाइयों से भरी हुई हैं। फिर उसने स्वयं को देखा। वह किसी विदेशी देश के एक किलेनुमा शहर के व्यस्त बाजार में किसी को खोज रही थी। उसके चारों ओर लोग धीरे धीरे चल रहे थे, मानो किसी ऐसी धुन पर नृत्य कर रहे हों जिसे वह सुन नहीं सकती थी। उसने झुकी हुई मूछों वाले एक मोटे आदमी को रोककर उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि प्रश्न क्या था। आदमी ने उसे खाली निगाहों से देखा और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसने कई दुकानदारों और खरीदारों से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। पहले उसे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उनकी भाषा नहीं जानती। फिर उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और भय महसूस किया कि उसकी जीभ काट दी गई है। घबराहट बढ़ती गई। वह किसी आईने की तलाश करने लगी ताकि अपना प्रतिबिंब देख सके और जान सके कि क्या वह अभी भी वही व्यक्ति है। लेकिन पूरे बाजार में कहीं भी आईना नहीं था। वह रोने लगी और एक विचलित कर देने वाली आवाज़ सुनकर जाग गई, ये जाने बिना कि उसकी जीभ अभी भी मौजूद है या नहीं। जब एला ने आँख खोली तो उसने देखा कि स्पिरिट पिछला दरवाज़ा पागलों की तरह खरोंच रहा था। शायद कोई जानवर बरामदे पर आ गया था जिसने कुत्ते को बेचैन कर दिया था। स्कंक उसे विशेष रूप से डराते थे। दुर्गंध छोड़ने वाला जंगली जानवर। पिछले सर्दियों में हुए उसके एक दुर्भाग्यपूर्ण सामने की याद अभी भी ताज़ा थी। एला को उस बदबू को कुत्ते के शरीर से हटाने में हफ्तों लग गए थे और टमाटर के रस से कई बार नहलाने के बाद भी वह गंध बनी रही थी, जैसे जलते हुए रबर की बदबू। एला ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 3 बजने में 15 मिनट बाकी थे। डेविड अब भी घर नहीं लौटा था और शायद कभी लौटेगा भी नहीं। जेनेट ने भी उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया था और अपनी निराशावादी मनस्थिति में एला को शक था कि वह कभी जवाब देगी भी नहीं। पति और बेटी द्वारा छोड़ दिए जाने के भय ने उसे जकड़ लिया। वह फ्रिज के पास गई और कुछ मिनट तक उसमें रखी चीज़ों को देखती रही। चेरी वनीला आइसक्रीम खाने की इच्छा और वज़न बढ़ने का डर उसके भीतर संघर्ष कर रहे थे। काफ़ी प्रयास के बाद वह फ्रिज से पीछे हटी और दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बंद कर दिया। फिर एला ने रेड वाइन की एक बोतल खोली और अपने लिए एक गिलास भर लिया। वाइन अच्छी थी, हल्की, जीवंत, और उसमें हल्की सी मीठी कड़वी सुगंध थी जो उसे पसंद आई। जब वह दूसरा गिलास भर रही थी तभी उसे ध्यान आया कि कहीं उसने डेविड की महंगी बोर्डो वाइन की कोई बोतल तो नहीं खोल दी। उसने लेबल देखा, चैट्यू मार्ग्यूस 1996। यह समझ न आने पर कि इसके बारे में क्या सोचे, उसने बोतल को घूरते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह पढ़ने के लिए बहुत थकी हुई और नींद से बोझिल थी, इसलिए उसने अपना ईमेल देखने का फैसला किया। कुछ स्पैम ईमेलों और मिशेल के एक संदेश जिसमें वह पांडुलिपि की प्रगति के बारे में पूछ रही थी के बीच उसे अजीज जेड जहारा का एक ईमेल मिला। प्रिय एला, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ, तुम्हारा ईमेल मुझे ग्वाटेमाला के एक गांव मोमोस्तेनांगो में मिला। ये उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आज भी माया कैलेंडर का उपयोग होता है। मेरे हॉस्टल के ठीक सामने एक इच्छा वृक्ष है जो हर रंग और डिज़ाइन के सैकड़ों कपड़ों के टुकड़ों से सजा हुआ है। लोग उसे टूटे दिल वालों का पेड़ कहते हैं। जिनका दिल टूटा होता है वे अपने नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर उसकी शाखाओं से बांध देते हैं और अपने हृदय के उपचार की प्रार्थना करते हैं। आशा है कि तुम इसे मेरा दुस्साहस नहीं समझोगी, लेकिन तुम्हारा ईमेल पढ़ने के बाद मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने प्रार्थना की कि तुम और तुम्हारी बेटी इस गलतफहमी को सुलझा लो।
प्रेम का एक छोटा सा कण भी कभी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि रूमी ने कहा है, प्रेम जीवन का जल है। एक बात जिसने अतीत में मेरा व्यक्तिगत रूप से मदद की, वह थी अपने आसपास के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करना और उन्हें बदल ना पाने पर निराश होना छोड़ देना। हस्तक्षेप या निष्क्रियता के बजाय क्या मैं समर्पण का सुझाव दे सकता हूँ? कुछ लोग समर्पण को कमजोरी समझने की गलती करते हैं, जबकि वास्तव में यह उसके बिल्कुल विपरीत है। समर्पण का अर्थ है ब्रह्मांड की परिस्थितियों को शांति से स्वीकार करना, उन चीज़ों को भी जिन्हें हम इस समय बदल नहीं सकते या समझ नहीं सकते। माया कैलेंडर के अनुसार आज का दिन अत्यंत शुभ है। एक बड़ा ज्योतिषी परिवर्तन आने वाला है, जो मानव चेतना के एक नए युग की शुरुआत करेगा। सूर्यास्त होने और दिन समाप्त होने से पहले मुझे ये ईमेल तुम्हें भेजना होगा। प्रेम तुम्हें तब मिले जब तुम उसकी सबसे कम अपेक्षा कर रही हो, और वहाँ मिले जहाँ तुमने कभी उसकी उम्मीद ना की हो। सादर, अजीज। एला ने लैपटॉप बंद कर दिया। यह सोचकर उसका मन छू गया कि दुनिया के किसी दूर दराज कोने में रहने वाले एक पूर्ण अजनबी ने उसकी भलाई के लिए प्रार्थना की थी। उसने आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि उसका नाम एक कागज पर लिखा हुआ है, जो इच्छा वृक्ष की शाखा से बंधा है, हवा में पतंग की तरह झूलता हुआ, स्वतंत्र और प्रसन्न। कुछ मिनट बाद उसने रसोई का दरवाज़ा खोला और पिछवाड़े में निकल गई। ठंडी हवा की अस्थिर कर देने वाली ठंडक उसे अच्छी लग रही थी। स्प्लिट उसके पास खड़ा था, बेचैन, घुर्राता हुआ और लगातार हवा को सूंघता हुआ। कुत्ते की आंखें कभी सिकुड़ जाती, कभी फैल जाती। उसके कान बार बार खड़े हो जाते, मानो उसने दूर कहीं कोई भयावह चीज़ महसूस कर ली हो। देर वसंत की चांदनी के नीचे एला और उसका कुत्ता एक साथ खड़े रहे। वे दोनों उस घने अथाह अंधेरे को देख रहे थे, अंधेरे में चलती हुई अनजानी चीज़ों से डरे हुए, अज्ञात से भयभीत। Subscribe, subscribe, subscribe.